तो सबसे पहले संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और चूंकि रुझाने आ रही हैं झारखंड की ही, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से तस्वीरें रुझानों की देखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और इस बार कह सकते हैं कि झारखंड में जो है बीजेपी की ओर से घुसपैठ के मुद्दे उठाए गए, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए, लेकिन बीजेपी का दावा फेल हो गया। देखिए, जहां तक झारखंड की चर्चा हो रही थी, झारखंड में कुछ जो स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक दो त्रुटियां हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको आज के दिन में जो नतीजे आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उस नतीजों को फेस करना पड़ रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल प्लानिंग थी, जो शायद कहीं ना कहीं बैकफायर होगी, जो कभी वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि हेमंत सोरेन साहब की अरेस्ट के बाद एक सिंपैथी लहर बनी है, और बनी इसलिए नहीं है कि हेमंत सोरेन के लिए बनी थी और हेमंत सोरेन के द्वारा बनी थी। देखिए, कल्पना सोरेन ने जिस तरह से प्रचार किया पिछले 6 महीने में, जिस तरह से वो महिलाओं को आकर्षित करें, जिस तरह से महिलाओं के साथ उनका कनेक्ट बना, जिस तरह से उनके जनसभाओं में भीड़ आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो चीजें इनके पक्ष में थी। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बातों को पूरा कीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं, और जो चीजें जमीनी हकीकत है उसको पहचानने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूक कर गई है। देखिए, क्या होता है कि आप जब अलग अलग स्टेट के अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग समस्याएं होती है, जब स्पेशली जब बात करते हैं हम ट्राइबल राज्य की, जहाँ पे जनजातियां ज्यादा होती हैं, उनके अपने समीकरण होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर उस चीजों को आप समझ नहीं पाए हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और जहां तक अभी देखिए, दोनों स्टेट का चुनाव का अगर कंपेयर करेंगी, झारखंड और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो महिला वोटर हैं, 6 से 7% का इजाफा हुआ है। वहीं जो महिला वोटर है, कहीं ना कहीं खसकती नजर आ रही है झारखंड के अंदर। तो ये जो समीकरण का बदलाव है, तो इसमें चिंतनीय विषय होता है कि क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वुमेन वोट या महिला वोट है जो कहीं से कहीं छटक गया। उसका कारण यही हो सकता है कि कल्पना सोरेन की, मैं बार बार आज से नहीं बोल रहा हूं, कई दिनों से बोले, कल्पना सोरेन का जो कैंपेन चलाया है, उन्होंने जो प्रचार किया, जिस तरह से प्रचार को अपने हाथ में लिया, जिस चीजों को नैरेटिव सेट किया है, और जो काउंटर किया है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को, जिस तरह से उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका ही रिजल्ट है, जो हम सब बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेएमएम एज लेते हुए नजर आ रही है। यही पार्टी थी कुछ दिन पहले तक, यानी कुछ 6-7 महीने तक पहले तक ऐसा लग रहा था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सुनामी ना जाए, 50 से 60 सीटें उसको ना मिल जाए। लेकिन आज हम देखिए कि कहीं ना कहीं सुनामी दूसरे तरफ बहते नजर आ रही है। उसका कारण यही है। हाँ जी, लेकिन जिस तरह से संजय जी एग्जिट पोल के भी नतीजे आए थे और पोल के भी रिपोर्ट आए थे, उसे भी देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि इस बार जो झारखंड की रुख है वह पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में है। लेकिन जब रुझान सामने आ रहे हैं तो पूरी तरह से तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जहां तक बात कर रहे थे हम एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में देखिए, मैं उस दिन भी बैठा हुआ था एग्जिट डिबेट में कई चैनलों पे। मैंने बोला था, मेरे को उम्मीद थी 40-45 नहीं, मुझे उम्मीद थी 60-65 भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो जिनके नंबर में, टैली में जो कमी उस समय दिखाई दे रही थी, और आज की जो टैली है, जो रिजल्ट आने के वक्त जो टैली है, उसमें मतलब काफी गिरावट आई है। और ये टैली बनी क्यों है? कहीं ना कहीं चीजों को परखने में कहीं ना कहीं गलतियां हो गई हैं। सबसे देखिए, कुछ मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां के मुद्दे थे, बांग्लादेशियों के मुद्दे थे, रोहिंग्याओं के मुद्दे थे, जमाईपाड़ा के मुद्दे थे, आदिवासियों के अस्मिता के मुद्दे थे, जरजोरू जमीन का मुद्दा था। लेकिन उस मुद्दों के साथ 2-3 मुद्दे और जुड़े हुए थे, जिसको परखने में शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई है। चूक हो गई। लेकिन जिस तरह से संजय जी आपने भी जिक्र किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे थे या फिर आदिवासी अस्मिता के भी मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी तो बार बार इन मुद्दों को उठाया है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर बीजेपी लगातार झारखंड में जो है अपनी आवाजें बुलंद करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी उसका फायदा होता हुआ बीजेपी को नजर नहीं आया।
देखिए उसका कारण है, देखिए आदिवासी की जी। जब हम चर्चा करते हैं तो आदिवासी सिर्फ हिंदू आदिवासी नहीं है, कई आदिवासी हैं जो आज के दिन में आपने देखा होगा। अगर आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ जो आप पूरा जनगणना अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सी जनजाति क्रिश्चियन कम्युनिटी में बदल चुकी है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में बदल चुकी है तो उनकी सोच जो हिंदू जो सोच वाली विचारधारा उससे अलग हो जाती है। तो जनजाति तो है, अपने आप को वो ट्राइबल मानते हैं, लेकिन हम्म। वो अपने आप को इस चीज से अलग रखते हैं कि वो हिंदू है, वो अपने को क्रिश्चियन और किसी जाति का धर्म का मानने लगते हैं। नंबर वन। नंबर टू क्या होता है कि एक अस्मिता की बात होती है। देखिए जी। यूसीसी की बात हो रही है, बिल्कुल यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए, ओनली झारखंड में नहीं, पूरे देश में भी लागू होनी चाहिए। हम्म। यूसीसी ना ला करके उनका जो अपना एक कानून है उसको लागू करने के लिए पुरजोर तरीके से मांग कर रहे थे। लेकिन मैं फिर एक बार और पुरजोर तरीके से बोलना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है, जो ये चीजें हुई हैं, जो बदलाव दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल के उलट हमारा रिजल्ट जो आ रहा है, उसके पीछे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है वो महिला वोटर है। और महिला वोटर अगर जेएमएम का पूरा इतिहास देख लीजिए, इतना परसेंटेज अभी आने शाम तक हम लोग को पता चल जाएगा जी। वोट जी। परसेंटेज कितना महिलाओं का कितना पुरुषों का है। तो आप हम्म। देखेंगे काफी इजाफा हुआ है। उसका इजाफा होने का कारण कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कल्पना सोरेन का कैंपेन था, उनका जो प्रचार प्रणाली था, उसकी वजह से जो आदिवासी, देखिए क्या होता है ना कि आदिवासी हैं, उनको अपना चेहरा, अपने हम्म। लोग, अपनी बातें, अपने विचारधारा और अपने पहचान वाला व्यक्ति अगर कहीं भी नजर आता है, उसमें एक कहीं ना कहीं उसका झुकाव बढ़ जाता है। वही झुकाव का कारण है। कहीं ना कहीं हमें लगता है 5 से 7% महिला जो वोटर थी पिछले बार से, उससे ज्यादा वोटर हो सकता है 10% भी चला जाए, वो वोट कहीं ना कहीं जेएमएम को पड़ा है, जिसकी वजह से रिजल्ट की टैली में आपको इतना बदलाव नजर आ रहा है। अदरवाइज कोई हम्म। बदलाव का कोई और दूसरा कारण नहीं है। हाँ, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि झारखंड में मैया सम्मान योजना का भी जादू चला है, तो कहा जा सकता है कि झारखंड में जिस तरह से लगातार कल्पना सोरेन ने जनसभाएं की है, और अगर कहा जाए कि उन्होंने जनसभाओं को लेकर लगातार लोगों के बीच पहुंची है, कैंपेन करी है, और इसका सीधा फायदा होता हुआ भी झारखंड में जेएमएम को दिख रहा है। और इसी के लिए झारखंड में अगर देखा जाए तो मैया सम्मान योजना का भी जादू चला है। लेकिन बीजेपी ने भी गोगो योजना को लेकर जनता के बीच आई थी, लेकिन जनता ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर ही भरोसा जताया है। देखिए अगर ये प्रश्न मुझसे है तो उसका कारण है, समझिए। जी। उसका कारण ये है कि एक आप फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हैं, यानी भविष्य में हम ये करेंगे, और एक जमीन जी। पे हो रहा है। तो हम्म। आपने देखा होगा पूरा कल्पना सोरेन का 6 महीने का जो कैंपेन है या उसको प्रचार प्रणाली है, जो उनके बात करने का ढंग है, जी। लोगों से कनेक्ट करने का ढंग, वो कैसे काउंटर कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास उस समय उस लेवल पे काउंटर करने का कोई चीज नहीं थी जिसको काउंटर कैसे किया। वो क्या बोल रही हैं, वो तो भविष्य के सपने दिखा रहे हैं, मैं तो आपको दे रही हूं, मैं आपकी हूं। हाँ। देखिए मैसेजिंग होती है ना, चुनाव में जी। हमेशा जी। मैसेजिंग का बहुत महत्वपूर्ण जाता है, और मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है। वो पहुंची है, ट्राइबल महिलाओं तक पहुंची है, ट्राइबल लोग, और उनका विश्वास कल्पना जी पे या जेएमएम पे है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी को हारने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे सबसे बड़ा कारण जो शिफ्ट ऑफ वोट है, ये परसेंटेज ऑफ वोट है, कहीं ना कहीं महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का शिफ्टिंग ऑफ वोट जो हुआ परसेंटेज में 5 से 10% हो सकता है, उसकी वजह से ऐसा हाँ, इतना जो नंबर टैली उलटफेर दिखा रहा देखने है, को मिला। टैली में ठीक है। जनादेश दिया है, जो जनादेश उसका हम सम्मान करते हैं। और आप सब ने देखा कि इस चुनाव में धन बल बाहुबल के साथ साथ पूरा मोदी कैबिनेट इस चुनाव में उतरी हुई थी। 10-10 केंद्रीय मंत्री, बिहार के तमाम सांसद, 2-2 डिप्टी सीएम, कई मंत्री तरारी उपचुनाव में लगे हुए थे। तो हमारी लड़ाई मोदी कैबिनेट के खिलाफ थी, और हम लोग ने जमकर मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ा है। और आने वाले दिनों में हम लोग फिर जनता के बीच जाएंगे और 25 में चुनाव जीतेंगे। चूक कहाँ हुई है? चूक की हम लोग समीक्षा करेंगे। अब समीक्षा होगी, हमारी पार्टी की बैठक होगी, समीक्षा हम लोग करेंगे कहाँ हम लोग चूक क्या रहा है? अंतर बहुत माने कम अंतर रहा है। और हम लोग चुनाव अगली बार जनता के बीच जाएंगे, फिर आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे, चुनाव जीतेंगे। देखिए बिहार में जब से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद से जनता के और मतदाता के अंदर ये परसेप्शन बना कि जो थोड़ी बहुत कमी नरेंद्र मोदी जी के और लोकसभा चुनाव में कमी रह गई, जनता अपने आप में इस बात को लेकर के एनडीए के प्रति कटिबद्ध हो गई। और इस बार हम 4 सीट में मात्र 1 सीट हमारा सिटिंग था इमामगंज का,
और 3 सीट पर बरसों से उन लोगों का राज चल रहा था। और जिस तरह से बोला करते थे इंडी गठबंधन वाले, कुछ नए नए जो पार्टी बने हैं, ये सेमीफाइनल है तो क्या क्या है, बहुत सारी बातें बोला करते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस उपचुनाव का रुझान बिहार के आने वाले भविष्य के राजनीति का रुझान बता रहा है। गिनती हुई, उस गिनती में एक बड़ा मार्जिन दिखाई दिया है। हम चंदनकरी तहसील जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोगों ने बहुत प्रेम और स्नेह देने का काम किया है और जिस उम्मीद के साथ हमें चंदनकरी का प्रतिनिधित्व सौंपने का काम किया है और उनके उम्मीद पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। जैसा कि लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि उमाकांत रजक एक विकास करने वाला व्यक्ति है। हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। चंदनकरी में सामाजिक सौहार्द हो, भाईचारा को मजबूत करेंगे। बड़ा समस्या हमारा है कि सर्वे सेटलमेंट का, तो इस सर्वे सेटलमेंट का जो त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री मंच पे घोषणा करके गए हैं कि चास बोकारो चंदनकरी में जो सर्वे सेटलमेंट की त्रुटियां हैं उसको दूर करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, हम उसको दूर करेंगे। जब हमारे मुख्यमंत्री बोल दिए तो आप ये आश्वस्त रहिए कि चंदनकरी की जनता की सर्वे सेटलमेंट की समस्या दूर होगी। उसका पहल मैं करूँगा। परिणाम लगभग सामने आ चुका है और यह भी क्लियर हो चुका है। बता दें आपको, एनडीए की 3 सीटों पर बम्पर जीत हुई है और इस दौरान बेलागंज से जेडीयू की उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। वहीं बिहार उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि बिहार उपचुनाव में एनडीए का दबदबा देखने को मिला है। सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। एनडीए के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बिहार उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार उपचुनाव में एनडीए का दबदबा देखने को मिला है। सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज, तरारी, इन 4 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली है और इमामगंज में दीपा मांझी ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है और ऐसे में सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत हासिल हुई है। और चलिए वापस लौटेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं संजय राणा और इनसे बिहार में उपचुनाव को लेकर जो परिणाम आया है उस पर भी इनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, बिहार में उपचुनाव का परिणाम लगभग क्लियर हो चुका है, लगभग क्या कहे कि पूरा ही क्लियर हो चुका है, इसको लेकर आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, बिहार की राजनीति बड़ी ही जटिल राजनीति है और हमें लगता है पूरे देश में अगर राजनीति की बात की जाए तो बिहार प्रदेश ऐसी राजनीति कहीं पे भी नहीं होती है। हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें आपको झलक मिल जाएगी, लेकिन हमेशा ये बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है प्रोजेक्शन करना और प्रेडिक्शन करना बिहार को राजनीति का। देखिए, ऐसा है कि वहां पे नो डाउट, देखिए हमेशा अपोजिशन जो होता है एक प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर के प्रशासन पे या सत्ताधारी दल पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे, जब से लोकसभा के चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं आरजेडी और उसके जो दूसरे उसके गठजोड़ वाले दल हैं कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को बैकफुट में पा रहे हैं और उस पुरजोर तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा नहीं और अपने चुनाव को लड़ा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पहले ही चुनाव को भाजपा की झोली में डाल दिए थे या ऐसा व्यतीत हो रहा था कि वो हार मान चुके हैं, क्योंकि इतनी इस तरह की जो इनकी सीट भी नहीं थी उस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी या उस जेडीयू का गठबंधन जीतता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से जनता का विश्वास है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए अभी जो एक देश में एक माहौल है, देश में माहौल क्या है, 2 तरह की विचारधारा के लोग जी रहे हैं या रहते हैं, इसमें बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं। एक कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूं, एक नेशनलिस्ट है जो देश की तरक्की से खुश है, लेकिन वो कभी कभी बीजेपी से नाराज भी है लेकिन देश की तरक्की से खुश है। और एक धड़ा है जो बीजेपी से भी नाराज है और उसकी किसी भी काम से नाराज दिखता है। तो वो जो धड़ा है जो बीजेपी के साथ 100% तो नहीं है लेकिन देश की तरक्की से साथ जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी प्लस वो वोटर मिलकर के कहीं ना कहीं इस चीजों का समीकरण को पूरे तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा बिहार में। और यही चीजें आपने देखी होंगी महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो ये जब चीजें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये चुनाव 2 तरीके से,
एक होता है कि आप 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो स्विंग वोटर होता है, जो आखिरी में कह सकते हैं 5 दिन पहले, 3 दिन पहले या 10 दिन पहले वाला जो नैरेटिव सेट किया जाता है, जो विचारधाराओं का आदान प्रदान होता है, पन्ना तक पहुंचना होता है, अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को वहां पे लगाना होता है, वो चीजें कहीं ना कहीं ट्विस्ट करता है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा वोट परसेंटेज होता है, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हो, चाहे विधानसभा की हो, उसको ट्विस्ट करने की क्षमता रखता है। और वही क्षमता कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिस तरह से बिहार का पूरा समीकरण बदला है। बहुत लोग बीजेपी को चाहते नहीं होंगे, लेकिन वो इसलिए वोट कर रहे हैं कि उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। हाँ, दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन आपने इससे पहले जिक्र किया था माहौल को लेकर, तो क्या इस माहौल में जनस्वराज के जो प्रशांत किशोर है वो फिट नहीं बैठते हैं? जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जनस्वराज को लेकर पदयात्राएं की, कई सभाएं की, जनता के बीच पहुंचे, लोगों से बातचीत किए, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बात खुद सुन रहे थे, और ऐसे में क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया? आखिर क्या कारण रहा? जहां तक पीके की बात हो रही थी, पीके इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट। देखिए, स्ट्रेटेजिस्ट और एग्जीक्यूटर बहुत अच्छी बात है, वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी जनता इमीडिएटली आपकी बातों को कितना मानती है और कितना एक्सेप्ट करती है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अभी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उनको कितने % वोट मिले और कहां पे कितने वोट शेयर उन्होंने काटे। अगर ये वोट शेयर आज के दिन में साइजेबल हो जाते हैं, हम कहते हैं 1, 2, 5, 10% भी साइजेबल हो जाते हैं, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इनका महत्व बढ़ जाएगा। हो सकता है 5 से 10 सीटें आ जाए, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चुनाव होगा, तो अगर पीके इसी तरह, यानी प्रशांत किशोर जी इसी तरह अपनी प्लानिंग को, अपनी विचारधाराओं को, अपनी सोच को लेकर चलते रहे, तो हो सकता है सफलता मिले। लेकिन इनको भी एक चीज बतानी पड़ेगी कि बिहार के लिए अगर ये बनते हैं, तो उनकी प्लानिंग क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी सोच क्या है, रोजगार के विषय में, एजुकेशन के विषय में, वहां के नौजवानों के विषय में, वहां की महिलाओं के विषय में, ये सब चीजों को ना धरातल पे लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बैक एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर स्ट्रेटेजी बना देना, प्लेयर के साथ 1 to 1 का मैपिंग करा देना कहीं ना कहीं इजी हो जाता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना खुद नेता बन के समाज में रह के करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि हम डायरेक्ट तो कर सकते हैं, हम अच्छे कोच तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं अच्छे प्लेयर बन सके। हाँ संजय जी, आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपसे एक छोटा सा जवाब चाहूंगी कि पीके ने जिस तरह से लोगों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं के बीच गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें नए स्ट्रेटेजी की जरूरत है, नए तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत है, और जो जिन विचारधाराओं के तहत वो अब तक चलते आए हैं उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? देखिए, विचारधारा, देखिए उनके साथ अगर विचारधारा की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता उनकी अभी कोई अपनी विचारधारा है। वो पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आप सबको पता, उसके बाद टीएमसी के लिए उन्होंने प्रचार किया, और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के लिए प्रचार किया। तो उनकी एक इमेज जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट की है। जहां तक बात हो रही थी कि नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित करने की बात हो रही है, तो नेता के तौर पे कैसे स्थापित करेंगे? पहले आपको संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन में आपको आइडियोलॉजी लानी पड़ेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की है, आरजेडी की, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक सोच है, जनता इसको समझती है। तो उसी सोच को आपको आगे लाना पड़ेगा। अगर हम चर्चा करें आम आदमी पार्टी की, उसकी एक छवि बनी थी, ईमानदार पार्टी, आम लोगों की पार्टी, समाज को बदलने की पार्टी, राजनीति बदलने की पार्टी। तो इस तरह से एक विचार नयापन अगर आपको लाना है, तो इस तरह की चीजें लेके आनी पड़ेगी। और अगेन मैं बोल रहा हूं, बिहार की जो राजनीति है वो दिल्ली की राजनीति या दूसरे प्रदेशों की राजनीति से भिन्न है। वहां की राजनीति करने के लिए आपको जातिगत समीकरण को भी समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, और धार्मिक राजनीति को भी समझना, संभालना पड़ेगा। तो जब तक दोनों चीजों का बना नहीं पाते, उस बीच में जो एक धड़ा बन चुका है दो, उसके बीच में एक लाइन खींचना, उस लाइन को बड़ा करना, उस लाइन को मोटा करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। हमें नहीं लगता है 1 साल में, 6 महीने में कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट इंप्लीमेंट कर सकता है। यस, हो सकता है 2025 के जो आम चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें उनको सीटें मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि इस बार जो अगर उन्होंने चुनाव लड़ा है तो उसकी वोट परसेंटेज कितने थे, उस पे अंदाजा लगाया सकता है। कि एग्जांपल आपको देते हैं, आपने जानती होंगी बहुजन समाज पार्टी जब स्टार्टिंग में थी, तो बहुजन समाज पार्टी सीट नहीं जीतती थी, लेकिन एक उसका वोट परसेंटेज होता था,
वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता गया, लोगों का विश्वास बढ़ता गया, क्योंकि अपने एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे थे। और आपने देखा होगा 90 के दशक में आते आते उन्होंने अपनी सरकार बना ली। समय लगता है किसी भी चीजों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, इनको वर्षों लग गया। हमें लगता है एक ही दो पार्टी ऐसी हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को बोल सकता हूं, जो बनी और सत्ता में काबिज हो गई कुछ सालों के अंदर। तो ऐसा करना बड़ा डिफिकल्ट है, और उसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, पीके की राजनीति पर बातचीत हो गई, और आगे क्या होगा यह भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। और इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आरजेडी की बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरह से देखा गया कि पहले लालू यादव काफी एक्टिव रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर हमेशा से और अपने बेबाक अंदाज को लेकर जाने जाते थे लालू यादव, लेकिन इस बार जिस तरह से बिहार में आरजेडी की प्रदर्शन रही है, तो ऐसे में जो लालू यादव वो तो बैकफुट पर थे, लेकिन तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे थे। लेकिन ऐसे में जनता ने आरजेडी को भी नकार दिया है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, 90 के दशक की राजनीति अलग थी, वो मंडल कमंडल की राजनीति थी। लोगों का सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना नहीं था, इतने टीवी चैनल्स नहीं थे, इंफॉर्मेशन की इतनी तेजी से विस्तार नहीं हुआ था। तो उस दौर की राजनीति को और आज की दौर की राजनीति को अगर आपको करना है तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि 2014 के पहले की सोशल मीडिया पे भी चुनाव लड़े जाते हैं, और आज के दिन में सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट होता है, चुनाव जीते और हारे भी जाते हैं। परसेंटेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा है। तो लालू यादव एक जमाने में, अगर कोई उनसे, मैं सुनता था, मैं तो देखा नहीं कि सुनना हूं बड़े बुजुर्गों से, कि अगर कोई पानी मांगता था तो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ये कह सकते हैं हिंदी में डमकल बोलते थे, डमकल से बौछार करा देते थे, लोग वाह वाह करने लगते थे और फिर दूसरे दिन से भूखे प्यासे मरते थे। तो वो दौर जा चुका है। अब हम नए दौर की अगर हम बात करते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव एक चेहरा बन के उभरे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। तेजस्वी यादव को अगर राजनीति, नो डाउट उनको लोग लालू प्रसाद यादव जी का पुत्र समझते हैं, उनके अंदर क्षमता भी नेतृत्व करने की, इसमें मैं नहीं बोलता कि क्षमता नहीं है, लेकिन उनको ये करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो कैसे आगे बढ़े। उनके साथ जितने सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं, तो इफ एंड बट को उनको दूर करनी पड़ेगी, को निखारना पड़ेगा। सिर्फ बोल देने से जनता विश्वास नहीं करती है। उसका कारण है हमारी सोशल मीडिया, हमारी जो नॉलेज है, गूगल का कह लीजिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन सेकंड्स में मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत तेज हो गया। आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ छिपा भी नहीं सकते हो। तो उनके साथ ये बड़ी समस्या है, वो लेगेसी से बाहर नहीं आ पा रहे। वो भी राजनीति वो जात पात की करना चाहते हैं। नो डाउट जात पात है, देश में जात पात नहीं खत्म हो सकता आने वाले 10-15 साल तक, लेकिन तब भी लोगों का जो विचारधारा है वो बदल रहा है। तो आपको अपने परिप्रेक्ष्य में भी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी, अपने अंदर, अपनी पार्टी के अंदर भी बदलाव करने की जरूरत है। आप सेकुलर रहिए। आप हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को लोग कम्युनल बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है। कम्युनल तो दूसरी पार्टियां हैं।